नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। यह सी टेट ईवीएस क्वेश्चन पेपर का तीसरा क्लास है और आज की क्लास में हम देखेंगे 4 जनवरी 2022 के पेपर को। 4 जनवरी 2022 के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हुआ है उसको हम देखेंगे और मूलतः इसमें हम चर्चाएं उस पर करेंगे जो शिक्षण के क्वेश्चन है। बाकी कंटेंट पे ठीक है, हम समान रूप से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। ऑप्शन ए सींगों के लिए, ऑप्शन बी है त्वचा के लिए, ऑप्शन सी है दांतों के लिए और ऑप्शन डी है खुशबू के लिए। तो जैसा आपने पता है मगरमच्छ के सींग होते नहीं हैं और मूलतः जो ये मारे जाते हैं, आपने देखा होगा कि लोग बाग दीवारों पर मगरमच्छ की त्वचा को लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, त्वचा के लिए। अगला आपका है कि बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पे बोरा जो है चिपचिपे चावल की एक किस्म है और असम में खास करके जब बिहू नामक फसल उत्सव मनाया जाता है उस दौरान जो चावल की किस्म बनाई, जो चावल होता है वो बोरा नाम की चावल की किस्म होती है जो बनाया जाता है, तो जो चिपचिपा होता है। तो असम में जब बिहू त्यौहार मनाया जाता है, फसल उत्सव मनाया जाता है, तो उस दौरान इस चावल को लोग बनाते हैं। तो बोरा नामक जो चावल की किस्म है वो मूलतः असम राज्य में पाई जाती है। अगला है आपका कि सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा के रूखेपन को बचाने के लिए उपयोग करती हैं। ऑप्शन ए गुलाब जल और आसूत जल, ऑप्शन बी है गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू, ऑप्शन सी है आपका नींबू का रस और दूध और ऑप्शन डी है गुलाब जल और सिरका। तो यहाँ पे सर्दियों में खास करके त्वचा के रूखेपन के लिए हम लोग गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू के रस का प्रयोग करते हैं, उसका घोल बनाते हैं और उसको अपने त्वचा पर लगाते हैं जिससे कि रूखापन समाप्त हो जाता है। अगला एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखाओं से लटकने वाले घोंसले बनाने वाले पक्षी हैं। ऑप्शन ए है सूर्य पक्षी, ऑप्शन बी है कौवा, ऑप्शन सी है बारबेट और ऑप्शन डी है भारतीय रॉबिन। तो यहाँ पर जानते हैं कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाले घोंसला वाले पक्षी जो हैं वह सूर्य पक्षी है। दोस्तों आपको मैं रिकॉल करा दूं कि यहाँ पर हर एक बच्चों के बारे में आप अगर हमारे सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में सी टेट का एक और प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें कुल आपके 42 ठीक है वीडियो हैं और उन वीडियो में मैंने हर एक ऑप्शन पे बहुत ही अच्छे से चर्चा किया है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर चीज़ों को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह जो सेशन है केवल शिक्षण के लिए कि जहाँ पे ज़्यादातर लोगों को डाउट बन सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है। तो ऑप्शन ए सही होता है आपका सूर्य पक्षी। अगला है आपका कि ट्रेन टिकट पर पी एन आर दर्शाता है। ट्रेन टिकट पर पी एन आर दर्शाता है। ऑप्शन ए है आपका यात्री संख्या का रिकॉर्ड, यात्री बी है सॉरी या ऑप्शन बी है यात्री का नाम का रिकॉर्ड, ऑप्शन सी है आपका व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड और ऑप्शन डी है व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि पी एन आर होता क्या है। तो पी एन आर का पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, पी एन आर का पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। और अब आप इसके फुल फॉर्म से समझ सकते हैं कि इसमें क्या दर्शाया जाता है। तो यात्री के नाम का रिकॉर्ड दर्शाया जाता है कि जब वह अपना टिकट बुक कराने जाता है तो उस दौरान जो जो इन्फॉर्मेशन फिलअप किया रहता है वही पीएनआर नंबर के द्वारा शो करता है। तो पीएनआर का पूरा नाम क्या है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला है कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। ऑप्शन ए वलियम्मा, ऑप्शन बी है अमुम्मा, ऑप्शन सी है थम्मा और ऑप्शन डी है दीदू। तो यहाँ पर जानते हैं कि मलयालम में ठीक है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए वलियम्मा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है। ऑप्शन ए बलसाड़, ऑप्शन बी कोझिकोड, ऑप्शन सी उडुपी और ऑप्शन डी है मालाखेड़ा। तो यहाँ पे कोझिकोड की अगर बात करें तो कोझिकोड केरल राज्य में है। इसी का नाम कालीकट भी आ जाता है। ठीक है, कालीकट या कोझिकोड। तो ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला है कि गांव का नाम
वहाँ उगने वाले कई खेजड़ी के पेड़ों का कारण पड़ा है और इस गांव के लोग पौधों और पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए उत्तरांचल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर खेजड़ी का ब्रिज जब आप पढ़ेंगे अमृता देवी बिश्नोई, तो यहाँ पे क्लास 4 में एक चैप्टर है जिसका नाम है अमृता की कहानी। और अमृता की कहानी में राजस्थान के जोधपुर जिले के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है खेजड़ी वाला गांव, और जहाँ पे रहने वाले समुदाय को कहते हैं बिश्नोई। ठीक है, बिश्नोई। यहाँ पे खिचड़ी वाला गांव में मूलतः जो लोग बाग रहते हैं बिश्नोई। तो यह जो गांव है जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान के जोधपुर के, ठीक है, खिचड़ी वाला गांव है। तो यहाँ पे राज्य का नाम दिया तो आपका सही ऑप्शन होता है राजस्थान। और क्लास 4 की ईवीएस के अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम है अमृता की कहानी। अगला है हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। ऑप्शन ए सबसे छोटी मादा हाथी, ऑप्शन बी है सबसे उम्र दराज मादा हाथी, ऑप्शन सी है आपका कि सबसे बड़ा नर हाथी और ऑप्शन डी है सबसे छोटा नर हाथी। तो यहाँ पर हाथियों के झुंड में सबसे बड़ी जो मादा हाथी होती है वही क्या होती है कि झुंड की मुखिया होती है। ठीक है, सबसे बड़ी जो मादा हाथी होती है वही झुंड की मुखिया होती है। पिछले क्वेश्चन में हाथियों का जो क्वेश्चन आया था उसमें हाथियों को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया था। अगला है आपका कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। ऑप्शन ए बेक कर, ऑप्शन बी है गलाने से, ऑप्शन सी है भूनने से और ऑप्शन डी है जलाने से। तो यहाँ पर मिट्टी के जो बर्तनों को मजबूत बनाया था उसको सेका है। बेकिंग मतलब होता है सेकना, ठीक है, भूनना और सेकना अलग होता है। तो यहाँ पे बेकिंग मतलब क्या होता है सेक कर, ठीक है, या बेक कर या बेकिंग करके मजबूत बनाया जाता है। इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि पौधों का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका सौंफ, ऑप्शन बी है लौंग, ऑप्शन सी है मेथी और ऑप्शन डी है अफीम के बीज। तो दांत के दर्द के उपचार में घरेलू जो उपचार है उस दौरान हम लोग लौंग का तेल लगाते हैं। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी लौंग। अगला क्वेश्चन है आपका कि गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानें। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर आपको बताते हैं। ठीक है, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का क्रम क्या होगा। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए कि सबसे पहले आटे को गूंथेंगे, फिर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे, फिर लोइयों को बेलकर आग पर पकाएंगे। तो आपका सही क्रम क्या है, ए होगा। अगला है कि नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं। ऑप्शन ए है नृत्य प्रदर्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है आत्मविश्वास और ऑप्शन डी है हाथों और चेहरों की गति। तो यहाँ पर आपको पता है कि नृत्य में मूलतः क्या होते हैं, भावनाओं को हम प्रदर्शित करते हैं, अपने हाव भाव से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। और जैसा कि आई थिंक आपने पता होगा कि एक शास्त्रीय नृत्य है और एक लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य हर एक राज्यों का अपना अलग अलग है। और वर्तमान समय में अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। अगला है कि जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वे सीखते हैं। ऑप्शन ए सांकेतिक भाषा के माध्यम से, ऑप्शन बी है मातृभाषा के माध्यम से, ऑप्शन सी है स्थानीय भाषा के माध्यम से और ऑप्शन डी है ब्रेल के माध्यम से। तो ब्रेल के माध्यम से वे बच्चे सीखते हैं जो अंधे होते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं और सुन नहीं सकते हैं उनके मूलतः क्या होता है, सांकेतिक भाषाएं होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है क्या, ए। आपका सही ऑप्शन होता है ए कि जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वो सांकेतिक भाषा के माध्यम से सीखते हैं। और जो बच्चे अगर यहीं पे दे देते कि जो बच्चे देख नहीं सकते हैं वो किस भाषा के माध्यम से, तो वो ब्रेल के माध्यम से सीखेंगे। हालांकि यहाँ पूछा गया है बोलना और सुनना, तो हम यहाँ पे सही करेंगे ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है, नदी, पहाड़, झील, तालाब और झरना। तो यहाँ पर देखते हैं कि सारे के सारे जो हैं आपके पानी के सोर्स हैं। जैसे कि नदी पानी का सोर्स है, झील पानी का सोर्स है, झरना भी पानी का सोर्स है। जो भिन्न है वो आपका पर्वत है कि जहाँ पे पानी नहीं है। तो इस प्रकार से आपका भिन्न होगा बी पर्वत। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। ऑप्शन ए है आपका कि स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन बी है आपका कि रटने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और ऑप्शन सी है आपका
सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना चाहिए। और ऑप्शन डी है स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं। तो यहाँ पे देखते हैं कि स्कूल में विद्यार्थी के जीवन को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला एक रटने को हतोत्साहित, मतलब कि उन्हें ये प्रवृत्ति हो कि हर एक चीज़ करके सीखें, न कि रट के सीखें, ये भी सही है। और अगला कह रहा है कि सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान। किताबी शिक्षा से प्रस्थान का मतलब उनको ये ना लगे कि जो किताब में चीज़ें दी गई है बस इन्हीं से चीज़ों को हम सीख सकते हैं, किताब से बाहर भी हम चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ये भी आपकी प्राथमिक। अगला कह रहा है आपका कि स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमा। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि अगर स्पष्ट सीमा कर देंगे तो वह चीज़ों में मेल जोल नहीं कर पाएगा और सीख नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से डी वाला सही गलत है। तो आपका सही होगा ए, बी और सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है आपका कि नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना। और ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना और ज्ञान के लिए एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। और ऑप्शन डी कहता है कि पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना। तो यहाँ पूछा गया है कि उद्देश्य हो सकता है, ठीक है, प्राथमिक स्तर पे। तो यहाँ पहला कह रहा है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। तो ये भी बिल्कुल सही है। और डी कह रहा है आपका कि पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार। तो यहाँ पे एकमात्र क्या है, नकारात्मक वर्ड है कि हम जो सिखा रहे हैं बस वही सही चीज़ें हैं, तुम अपने से कुछ नहीं सीख सकते हो। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे या उच्च स्तर पे शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकती है। तो इस प्रकार से आपका डी वाला ऑप्शन गलत होता है। तो आपका सही है ए, बी और सी। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। ऑप्शन बी है आपका कि यह विषय कक्षा 1 और 2 में है और इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह 1 और 2 में नहीं है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे आसपास को भाषा और गणित के माध्यम से सीखते हैं। अगला है आपका कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में जो प्रयुक्त भाषा है वह औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक है, क्योंकि वो व्यवहारिक है। और अगला कह रहा है कि यह एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो आप आसपास पढ़ते हो उसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, इन सभी मुद्दों को समावेशित किया गया है। तो ये भी गलत है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होता है? ए, कि कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। अगला, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है आपका स्वतंत्र वाद विवाद, ऑप्शन बी है आपका चित्र पठन, ऑप्शन सी है आपका कथा और ऑप्शन डी है आपका विवरण। तो विवरण मतलब होता है आपका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कि मैं किसी चीज़ों पे डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि ईवीएस तो स्वतंत्र वाद विवाद भी करना चाहिए, चित्र पठन भी करना चाहिए, कथा भी, लेकिन विवरण को कम कर देना चाहिए, डिस्क्रिप्शन को कम कर देना चाहिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका डी, विवरण। अगला है आपका कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है। ऑप्शन ए है परिभाषा और जानकारी, ऑप्शन बी है रटकर सिखाना, ऑप्शन सी है आपका अवधारणाओं का विवरण और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर। तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सिखाने की जो वास्तविक चुनौती है वह आपका डी होता है कि विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर हैं। तो यहाँ पे हमें, जैसे हमारा जो क्लास है बहुबुद्धि क्लास है, और हम किसी भी, ठीक है, वर्ग को कैसे सभी विद्यार्थियों को दें कि वह चीज़ों को करते रहें और उनमें व्यस्त रहें, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण चीज़ें होता है। अगला है आपकी प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से
किस थीम में उप थीम शामिल है? ऑप्शन ए परिवार और दोस्त, ऑप्शन बी है आपका जल, ऑप्शन सी है कार्य और खेल, और ऑप्शन डी है आपका भोजन। तो जैसा कि पता है कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ईवीएस में आपका कुल एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ईवीएस कुल 6 थीमों पे आधारित है, जिसमें आपका आ जाता है आपका परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें जो है आपका कि किस थीम में उप थीम है, तो जब आप पढ़ते हो रिलेशनशिप, ठीक है, सॉरी, परिवार और मित्र, तो परिवार और मित्र जब आप पढ़ते हो तो इसके कुल 4 उप थीम हैं, ठीक है। पहला है आपका कि आपसी संबंध रिलेशनशिप, दूसरा है आपका काम और खेल, तीसरा है आपका जानवर, और चौथा है पौधे। तो यहाँ पूछा कि किस थीम में उप थीम है, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए कि परिवार और मित्र में, ठीक है, 4 उप थीम है। और ऐसे बस थीम की बात करें तो कुल थीमों की संख्या कितनी है? 6 है। अगला है आपका कि ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिए जा सकते हैं। ऑप्शन ए नरेटिव यानी कि वर्णन के द्वारा, ऑप्शन बी है वास्तविक संवाद द्वारा, ऑप्शन सी है आपका कि प्रयोगों के द्वारा, और ऑप्शन डी है सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन के द्वारा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रामाणिक और शिक्षण, तो यहाँ पे जो दिया है कि वर्णन के द्वारा अगर कोई हमें अवधारणा प्राप्त हुई तो हम उसका क्या कर सकते हैं? वर्णन कर सकते हैं। दूसरा है वास्तविक संवाद के द्वारा भी दे सकते हैं, और प्रयोग, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर करके सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, तो प्रयोग के द्वारा भी। लेकिन यहाँ पर है कि सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों को दिए गए उत्तर का आकलन द्वारा, तो ये बिल्कुल क्या है आपका गलत है। तो यहाँ पे प्रामाणिक शिक्षण दिया जा सकता है ए, बी और सी के द्वारा। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के सार्थक हो जाते हैं यदि, आपका ए ऑप्शन ए है मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर, और ऑप्शन सी है यदि शिक्षक द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है, और ऑप्शन डी है थीम आधारित वर्कशीट को दिखाकर। तो यहाँ पर यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाएंगे, तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि मुद्दों के आसपास पर बहस आयोजित, मतलब होता है जो स्वतंत्र वाद विवाद करके कि हम कहीं पर लेकर जाते हैं ऐतिहासिक इमारत को घुमाने के लिए, और उसके बाद बच्चे उसको देखने के बाद उनको, मैं कहा कि अब इनके बारे में आप, ठीक है, चर्चाएं अपना अपना राय व्यक्त कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा उद्देश्य था, हर एक बच्चा चीज़ों को देखेगा और अपने अपनी तरह से उसकी व्याख्या करेगा, तो यह क्या हो जाएगा कि यात्रा थीम सार्थक हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होता है ए कि या मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है, कि जैसे हम ताजमहल दिखाने के लिए लेकर गए, सारे बच्चों ने ताजमहल देख लिया, उसके बाद मैं एक एक बच्चों से स्वतंत्र रूप से पूछ रहा हूँ कि आपने क्या देखा, क्या आप इसके बारे में कह सकते हो। तो जब इस प्रकार से बहस आयोजित करेंगे तो बच्चों का ज्ञान सार्थक हो जाएगा। अगला है आपका कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है। ऑप्शन ए है आपका क्षेत्र भ्रमण, ऑप्शन बी है रेडियो, ऑप्शन सी है विकिपीडिया, और ऑप्शन डी है विश्वकोश। तो यहाँ पर जब आप पढ़ोगे शिक्षण सहायक सामग्री में, तो शिक्षण सहायक सामग्री में ईवीएस में सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है क्षेत्र भ्रमण को, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है क्षेत्र भ्रमण को, क्योंकि वह प्रत्यक्ष, जैसे चिड़ियाघर को घुमाना, ताजमहल को घुमाना, तो उससे उनको प्रत्यक्ष जानकारियाँ मिलती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्षेत्र भ्रमण सबसे अच्छा ऑप्शन संसाधन हो सकता है। अगला है कि जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है। ऑप्शन ए भूमिका निर्वाह के द्वारा, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, ऑप्शन सी है क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, और ऑप्शन डी है प्रदर्शन और गृह कार्य के द्वारा। तो यहाँ पर जल थीम के लिए सामाजिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से समझाया जा सकता है। तो भूमिका निर्वाह का मतलब कि तुमने जल को बचाना कहाँ से शुरू किया, ठीक है, ये क्या होता है भूमिका निर्वाह, कि तुमने इस चीज़ को कहाँ से शुरू किया, तो ये भी सबसे प्रभावी ढंग है। अगला है कि विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, कि तुमने जल, मतलब कि तुम लोग कहाँ, मतलब कि सभी बच्चों से हम पूछेंगे तुम लोग अपना अपना बताओ कि जल को क्यों बचाना और कहाँ से बचाना तुमने शुरू किया, ये भी सही है। और अगला है क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, कि हम ऐसे क्षेत्रों में लेकर जाएं जहाँ पर जल की कमी हो चुकी है, ठीक है, जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र, जैसे कि महाराष्ट्र का लातूर जिला, ठीक है, जो महाराष्ट्र
बच्चे उन्हें हम एक बार लातूर जिले को घुमाएंगे कि देखो यहाँ पर कुछ समय पहले ठीक ठाक मात्रा में जल थी और अब यहाँ पर धीरे धीरे इसकी मात्राएं कम हो गई हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। और अगला है आपका प्रदर्शन और कार्य के द्वारा, तो ये आपका गलत है, क्योंकि इससे बच्चे केवल चीज़ों को लिख सकते हैं और इसको प्रभावी ढंग से समझ नहीं सकते हैं। लेकिन भूमिका निर्वाह, ठीक है, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद और क्षेत्र भ्रमण, ये क्या हो सकता है आपका प्रभावी ढंग से हो सकता है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला है ईवीएस पाठ्य पुस्तक में शामिल है ईवीएस सिखाने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं, क्योंकि ऑप्शन ए वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत हैं। ऑप्शन बी है आपका कि वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। ऑप्शन सी है आपका कि वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं जिससे हम पहले से परिचित हैं। और ऑप्शन डी है कि वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ईवीएस में पाठ्यपुस्तक में सीखने के लिए वास्तविक कहानी, कथाएं और वास्तविक घटनाएं, इनको क्यों शामिल किया गया। तो इसका सही ऑप्शन होता है आपका कि वे सूचना और सिखाने का एक समृद्ध स्रोत है। समृद्ध मतलब पर्याप्त है। जैसे कि हम जल के बारे में पढ़ा रहे हैं और जल के लिए हम कहाँ पर लेकर गए, स्थानीय क्षेत्र में जहाँ पर नदियाँ हैं, तो समृद्ध क्षेत्र है कि वो चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं, सीख सकते हैं और पूछ सकते हैं। दूसरा है कि वे विद्यार्थी और शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं, तो ये भी आपका सही है। अगला है कि वे हमें अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं जिससे हम परिचित हैं, तो ये भी आपका सही है कि हम इन चीज़ों को देखते थे, अब उन्हीं को हम क्या करें, कॉरिलेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इससे हमें हमारा ज्ञान और सार्थक बनता है। और अगला करें कि वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं, तो ये आपका क्या है, गलत है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होता है, ए, बी और सी। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला है कि ईवीएस के सिखाने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन ए सीखने के लिए, ऑप्शन बी है आपका कि सीखने पर, और ऑप्शन सी है सीखने के रूप में सीखने पर, और ऑप्शन डी है अनौपचारिक सीखने पर। तो यहाँ पे है कि ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान होना चाहिए, तो सीखने के लिए, ठीक है, आकलन का ध्यान किस पे होना चाहिए, सीखने के लिए, कि हम आकलन अगर कर रहे हैं तो बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है, इस पर ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है, राजा एक ईवीएस का शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मापदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। ऑप्शन ए है आपका रूबिक्स, ऑप्शन बी है चेकलिस्ट, ऑप्शन सी उपन्यास रिकॉर्ड यानी कि दृष्टांत अभिलेख, और ऑप्शन डी है अवलोकन पत्र। तो यहाँ पे रूबिक्स किसे कहते हैं, जिसमें मौखिक, दृश्य और विद्यार्थी के अन्य सभी उपलब्धियों के मापदंड समावेशित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रूबिक्स कहते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला है ईवीएस में आत्म आकलन। ऑप्शन ए सीखने के लिए आकलन है, ऑप्शन बी है आपका कि सीखने के बारे में सीखना है, और ऑप्शन सी है उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है, और ऑप्शन डी है आपका कि सीखने का आकलन है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि ईवीएस में आत्म आकलन क्या है, तो सीखने के लिए आकलन है, सीखने के बारे में सीखना है, और उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए, बी और सी। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि ईवीएस का सीखना आधारित है। ऑप्शन ए है आपका कि सरल से जटिल सिद्धांत पे, ऑप्शन बी है जटिल से सरल सिद्धांत पे, ऑप्शन सी है आपका वैश्विक से स्थानीय, और ऑप्शन डी है अमूर्त से मूर्त सिद्धांत पे। तो ईवीएस का सीखना आधारित है सरल से जटिल सिद्धांत पर। इसको सभी लोग अच्छे जानते हैं कि पहले हम सामान्य जानकारियां देते हैं और सामान्य जानकारियों से फिर हम जटिल जानकारियां देते हैं। जैसे कि अगर हमें पाचन के बारे में पढ़ाना है तो सबसे पहले हम अपने मतलब कि जंतुओं के पाचन या पौधों के पाचन या पौधों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि ये सरल है। सभी चीज़ें हम जानते हैं कि हमें भूख लगती है, और भूख जब लगती है तो हमें वीकनेस फील होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो इसी प्रकार से पौधों और जंतुओं के साथ भी होता है। तो क्या सरल से जटिल की ओर है कि पहले हम सामान्य जानकारियां देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जटिल जानकारियां देंगे। तो ईवीएस के सीखने का जो सिद्धांत है वो क्या है, सरल से जटिल की ओर है। हाँ, यहाँ पर वैश्विक से स्थानीय नहीं, स्थानीय से वैश्विक होता तो सही हो जाता है। और यहाँ पे मूर्त से अमूर्त होता है। जैसे कि हमें तारों के बारे में पढ़ाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हमें ग्रहों के बारे में पढ़ाना है तो सबसे पहले हम तारे, सूर्य, चंद्रमा, जो चीज़ें हमें दिख रही हैं पहले उनको दिखाएंगे और उसके बाद फिर बताएंगे कि इस प्रकार से शुक्र, अरुण, वरुण भी क्या है, ग्रह हैं। तो मूर्त से अमूर्त होता है और यहाँ पे स्थानीय से वैश्विक होता है। तो हालांकि यहाँ पूछा गया है कि ईवीएस के का सीखना आधारित है, तो आपका सही ऑप्शन है सरल से जटिल की ओर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगला सेशन जल्दी ही आपका 1 या 2 दिन के अंदर आएगा। जैसे मैंने कहा 1-2 दिन की आवृत्ति पर यह वीडियो आपको मिलता रहेगा और कोशिश ये रहेगी कि हम कंटेंट को थोड़ा सा कम ध्यान दें और शिक्षण जैसे क्वेश्चन को ज़्यादातर ध्यान दें। मूलतः ज़्यादातर लोग कंटेंट को याद कर पाते हैं, शिक्षण में ही कंफ्यूज हो पाते हैं। तो हम बेसिक तौर पर शिक्षण के क्वेश्चन को ही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस पीडीएफ को, इस पीपीटी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।